दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उसका नाम है किंगडम ऑफ द प्लेनेट ऑफ द एप्स। इस मूवी का ट्रेलर रिलीज होते ही सभी इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो बिना देरी किए चलिए सीधा शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। लेकिन शुरू करने से पहले हम मूवी के सभी पार्ट्स को चंद मिनटों में रिकैप के साथ आपको दिखाने वाले हैं, ताकि हमारे जो भी व्यूअर्स इसे पहली बार देख रहे हैं वो इस कहानी को अच्छे से समझ सकें। जब इंसानों को अल्जाइमर नाम की भूलने की बीमारी हुई तो एक कंपनी ने उससे निजात पाने के लिए एक दवा बनाई और उन्होंने इसका प्रयोग सबसे पहले ब्राइट आईज नाम की एक मादा चिंपैंजी पर किया, जिसके प्रयोग से वो बेहद समझदार बन गई और इस दवा ने उसके साथ साथ पेट में पल रहे उसके बच्चे को भी ज्ञान से भर दिया और उसे पैदाइश बुद्धिमान बना दिया, जिसका नाम है सीजर। और यही इस पूरी कहानी का असली पात्र है। अब अपने बेटे सीजर को इंसानों से बचाने के लिए उसकी माँ ने उन पर हमला कर दिया, जिसमें उसकी जान चली गई। इंसानों को लगा कि दवा का असर उल्टा हो गया, यानी ये दवा कामयाब नहीं है, इसलिए उन्होंने कंपनी को बंद करके वहाँ मौजूद सभी चिंपैंजी को खत्म कर दिया। लेकिन एक साइंटिस्ट चुपचाप सीजर को अपने घर लाकर अपने बच्चे की तरह उसे पालने लगा। तभी एक दिन उसके बड़े होने पर एक हादसे की वजह से उसे सीजर को एक पेट होम में छोड़ना पड़ा। यहाँ आकर केयर टेकर का लड़का उसे बहुत परेशान करने लगा, जिसकी वजह से सीजर काफी दुखी रहने लगा। और फिर एक दिन गुस्से में आकर उसने साइंटिस्ट के घर से अल्जाइमर की दवा चुराई और अपने साथ कैद सभी चिंपैंजियों को उसकी गैस सुंघाकर अपनी तरह समझदार बना दिया। इसके बाद वो अपने सभी साथियों को लेकर इंसानों से लड़ता बचता हुआ जंगल में चला गया। लेकिन अब सीजर को उस गैस के जरिए दूसरी डोज मिल चुकी थी, जिससे उसका दिमाग पहले से ज्यादा तेज हो गया था। और अब उसने इंसानों की भाषा में साइंटिस्ट से दो शब्द कहे, पहला नहीं और दूसरा जंगल सीजर का घर। उधर इस दवा के वायरस ने धरती से 95% इंसानों का खात्मा कर दिया और इधर 10 साल बाद सीजर अपनी पत्नी, 2 बेटों और अपने कबीले के साथ जंगल में ही घर बनाकर रहने लगा। अब बचे हुए इंसानों के साथ सीजर ने मिलकर रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसी का एक साथी कोबा, जो इंसानों से बेहद नफरत करता था, इंसानों से बदला लेने की भावना के चक्कर में कोबा ने सीजर को गोली मार दी और उसका इल्जाम इंसानों पर लगा दिया, जिससे इंसानों और वानरों में भी युद्ध छिड़ गया। लेकिन मेलकम नाम के एक आदमी ने जैसे तैसे सीजर को बचा लिया और फिर सीजर ने कोबा को मारकर अपनी गद्दी वापस हासिल कर ली। लेकिन युद्ध में इंसानों ने सेना की टुकड़ी से मदद मांगी, तो सेना ने एक बेहद निर्दयी और खतरनाक कर्नल को उन सभी वानरों को खत्म करने के लिए भेज दिया। 2 साल तक लगातार ढूंढने के बाद कर्नल आखिरकार सीजर के कबीले तक पहुंच गया और फिर उसने सीजर की पत्नी और उसके बड़े बेटे को खत्म कर दिया। अब कर्नल से बदला लेने के लिए जब सीजर कर्नल के इलाके में जाता है तो देखता है कि कर्नल ने उसके कबीले को बंदी बना रखा है। यहाँ कर्नल ने धोखे से सीजर को भी बंदी बना लिया और फिर उसकी जान के बदले सभी वानरों से पत्थर उठवाकर एक दीवार बनवाई। दरअसल सेना ने कर्नल को बागी घोषित कर दिया था, क्योंकि उस वायरस की वजह से उसका बेटा भी मारा गया था, जिसकी वजह से उसके सर पर वानरों को मारने का जुनून सवार था। इसी बीच सेना ने कर्नल के इलाके में हमला करके कर्नल समेत उसके सभी आदमियों को भी मार गिराया। लेकिन इस बमबारी की वजह से पहाड़ों में बर्फ गिरना शुरू हो गई, जिससे बचने के लिए सीजर अपने कबीले के लोगों के साथ पेड़ों पर चढ़ गया। इसके बाद वो अपने सभी साथियों को एक नई जगह लेकर गया और ये वही जगह थी जिसके बारे में उसके बड़े बेटे ने मरने से पहले उसे बताया था। अब सभी को सुरक्षित यहाँ पहुँचाकर घायल होने की वजह से सीजर ने अपना दम तोड़ दिया। अब आगे की कहानी हमारी आज की मूवी से शुरू होती है, जहाँ हम देखते हैं कि सीजर की मृत्यु के कई पीढ़ियों के बाद मानव सभ्यता का लगभग खात्मा हो चुका है और अब इंसान एक विलुप्त प्रजाति माने जाते हैं और इस समय पृथ्वी पर वानरों का ही राज है। वानरों ने अलग अलग जगहों पर अपने अलग अलग कबीलों को बसाया हुआ है। यहाँ हम देखते हैं कि जैसे वानरों का कबीला है, सेम उसी तरह ईगल यानी चीलों का भी कबीला होता है। यहाँ सभी वानर एक फेस्टिवल मनाते हैं, जिसमें कबीले के युवाओं को एक रात पहले चील के घोंसलों से अंडे लाने पड़ते हैं। लेकिन अगर उन्हें वहाँ 3 अंडे मिलते हैं तो वो सिर्फ 2 ही उठा सकते हैं। इसके बाद अंडों को घर लाकर चीलों के बच्चों के बड़े होने तक देखभाल करके उन्हें शिकार के लिए तैयार करते हैं और यही चील अपने मालिकों के खाने के लिए मछली लाती है। अब इसी कबीले का एक युवा वानर नोआ अपनी दोस्त अनाया और अपनी प्रेमिका सना के साथ चील के अंडे लेने जंगल की सबसे ऊंची जगह पर जाता है। वहाँ उन्हें घोंसले में 3 अंडे दिखते हैं। अब क्योंकि रूल के हिसाब से वो सिर्फ 2 ही अंडे उठा सकते थे, तो नोआ एक अंडा सना और दूसरा अनाया को देकर खुद सामने वाली पहाड़ी की ऊंची चोटी पर जाकर चील के हमले से बचते बचाते हुए कैसे भी एक अंडा हासिल कर ही लेता है। अब अंडा लेकर जैसे ही वो तीनों अपने घोड़ों के पास वापस आते हैं
तो वो घोड़ों को डरा हुआ देखते हैं। साथ ही नोआ का कंबल भी वहाँ से गायब था। इसी बीच उनको वहाँ किसी के होने का एहसास होता है। वो तीनों उस आहट का पीछा करते करते रेल के टनल तक आ जाते हैं। यहाँ आकर उन्हें नोआ का कंबल मिलता है। सना हिम्मत करके फौरन उस कंबल को उठाती है और तीनों भागकर वापस अपने कबीले में आ जाते हैं। दरअसल कबीले में एक नियम बनाया गया था कि कोई भी वानर उस टनल को पार नहीं करेगा, क्योंकि उन्हें डर था कि वहाँ इंसान हो सकते हैं। वो सभी इंसानों को इको कहते हैं। चील का अंडा लाते देख नाव की माँ काफी खुश होती है और कहती है कि तुम्हारे पिता तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। यहाँ हम देख पाते हैं कि ये पूरा कबीला बिजली के हाई टेंशन तारों के खंभों पर लकड़ी के मकान बनाकर रहते हैं। नोआ अपने पिता से मिलने आता है। यहाँ वो अपने पिता के साथ अंडों के लिए घोंसला तैयार करता है। उसके पिता के पास एक गरुड़ नाम का ईगल होता है जो नोआ को पसंद नहीं करता और उसे चोंच मार देता है। तभी अचानक उसको नोआ के कंबल पर लगे इंसानी खून की गंध आ जाती है। वो नोआ से सख्ती से टनल पार करने वाली बात पूछते हैं। यहाँ नोआ उन्हें पूरी बात बता देता है, जिसके बाद नोआ के पिता अपने बड़े बेटे को नोआ का कंबल देते हैं और उस पर लगे इंसानी खून का पता लगाकर उसे इस कबीले से दूर खदेड़ने का बोलते हैं। साथ ही वो उसके पीछे अपने गरुड़ ईगल को भी भेजते हैं। वहीं रात में नोआ को उनके मछली वाले गोदाम में कुछ आवाज सुनाई देती है, जिसे सुनकर वो उसके अंदर जाता है। यहाँ उसे छुपी हुई बैठी एक इंसानी लड़की दिखाई देती है, जो नोआ को देखते ही उसे धक्का मारकर जंगल की तरफ भाग जाती है। उसके धक्के की वजह से नोआ का लाया हुआ चील का अंडा टूट जाता है। वो अनाया और सना से कहता है कि मुझे सुबह होने से पहले एक और अंडा ढूंढकर लाना होगा। इसके बाद वो अपने घोड़े को लेकर जंगल में चला जाता है। रास्ते में उसको कुछ वानरों की आवाज के साथ बिजली कड़कती हुई दिखाई देती है। नोआ उस जगह जाकर देखता है तो उसे वहाँ कुछ वानर मास्क पहने मरे पड़े मिलते हैं। तभी उसका बड़ा भाई उसके पास आकर कहता है कि ऐसे यहाँ और भी आ रहे हैं, और इतना कहकर वो अपना दम तोड़ देता है, क्योंकि किसी ने उसकी पीठ पर खंजर से वार किया था। उनके जैसे और भी वानर आने से पहले नोआ वहीं पास की झाड़ी में छुप जाता है। तभी उन मास्क पहने हुए वानरों का कमांडर सिल्वा वहां आ जाता है और अपने वानरों को मरा हुआ देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है। तभी उनको नोआ के भाई की लाश से इंसानी खून लगा कंबल मिल जाता है। असल में वो इसी लड़की का पीछा कर रहे थे जिसका खून कंबल पर लगा हुआ था। वहीं उनको नोआ का घोड़ा भी दिखाई देता है। तो कमांडर सिल्वा उनके कबीले का पता लगाने के लिए अपनी करंट पैदा करने वाली छड़ी से नोआ के घोड़े को करंट लगाते हुए उसका पीछा करता है और उनके कबीले तक पहुंच जाता है और पूरे कबीले को आग लगाकर सभी को बंदी बनाने लगता है। अब नोआ ये भयानक मंजर देखकर डर जाता है और फौरन अपने पिता को बचाने के लिए जलती हुई लकड़ी के घर पर चढ़ जाता है। कमांडर सिल्वा उसे चढ़ते हुए देख लेता है। वहीं नोआ ऊपर आकर अपने पिता के साथ सभी ईगल्स को खोलकर उन्हें बचा लेता है, लेकिन बदकिस्मती से वो कमांडर सिल्वा से अपने पिता को नहीं बचा पाता। वो उसके पिता को बेरहमी से मार देता है और नोआ को भी वहाँ से बाहर फेंक देता है। तभी नोआ बिजली के तार को पकड़कर लटक जाता है। यहाँ कमांडर सिल्वा कहता है महान सीजर के लिए, और इतना कहते ही वो अपनी छड़ी से तार में करंट दौड़ा देता है। करंट के झटके से नोआ सीधा नीचे आकर गिरता है। अगली सुबह जब नोआ को होश आता है तो वो देखता है कि उसका कबीला पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यहाँ उसको वही करंट वाली छड़ी मिलती है जो खराब हो चुकी थी। वो अपने पिता के ईगल गरुड़ को एक जगह बैठा हुआ देखता है। वो जैसे ही वहाँ जाता है तो उसे अपने पिता की लाश दिखाई देती है। नोआ ये देखकर रोने लगता है। जितना दुख उसके अंदर था उतना ही तेज गुस्सा और बदला उबाली मार रहा था। अपने इसी दुख और लाचारी के साथ रोता हुआ वो अपने पिता की लाश को दफनाकर उनकी कसम खाता है कि मैं अपने कबीले को ढूंढकर यहीं वापस लाऊंगा। इसके बाद वो अपने पिता के ईगल गरुड़ का पीछा करते हुए अपने साथियों को खोजने के लिए जिंदगी में पहली बार टनल को पार करके दूसरी तरफ निकल आता है। वो जगह बिल्डिंगों से भरी पड़ी थी। वहाँ कभी इंसान रहा करते थे। वहीं आगे चलकर उसको उसकी माँ का कंबल मिलता है, लेकिन तूफान आ जाने की वजह से नोआ जंगल में ही आग जलाकर सो जाता है। अगली सुबह उठकर वो ईगल गरुड़ को अपने हाथ पर बुलाने के लिए गाना गाता है, लेकिन वो उसको पंजा मारकर उड़ जाती है। असल में वो सभी ईगल्स को कंट्रोल करने के लिए गानों की धुनों पर ट्रेनिंग दिया करते थे। अब नोआ उसका पीछा करते हुए घने जंगल में पहुंच जाता है। यहाँ उसको काफी धुआं दिखाई देता है। वो जैसे ही धुएं की जगह पर जाता है तो जमीन धंसने से वो नीचे गिर जाता है। अब क्योंकि नोआ के पास करंट वाली छड़ी थी तो वहाँ पर छुपकर रह रहे बेहद ही बुद्धिमान ओरांगुटान उसको मास्क वाला सैनिक समझ बैठता है, जिसके बाद नोआ उसको अपनी सारी आपबीती सुनाता है।
पूरा सच जानकर ओरांगुटान अपना नाम राका बताता है और कहता है कि उन्होंने ही मेरे कबीले को भी तबाह कर दिया और ये चिता मेरे आखिरी साथी की है, अब बस मैं ही बचा हूँ। यहाँ राका के गले में सीजर की खिड़की वाला लॉकेट होता है। इसके बाद वो नोआ को उसके द्वारा बचाकर रखी किताबों को दिखाकर बोलता है कि इन सिंबल्स का कुछ मतलब है और हमारे महान सीजर के काल में वानर इनको पढ़ना जानते थे। सीजर का नाम सुनते ही नोआ उसको बताता है कि जिन वानरों ने मेरे कबीले पर हमला किया था वो सीजर का नाम लेकर ही तबाही मचा रहे थे। यहाँ नोआ पूछता है कि ये सीजर कौन है, तो राका उसे बताता है कि उन हैवानों ने सीजर की दी हुई शिक्षाओं को बदलकर उसका गलत रूप सबके सामने रखा है। सीजर हमारा महान पूर्वज था, उन्होंने हमें वानर होने का महत्व बताया। उन्होंने कहा था वानर शांत तो मजबूत हाथ, और एक वानर कभी भी दूसरे वानर को नहीं मारता, और मैं उन्हीं के नियमों को मानता आया हूँ। पर यहाँ खुद राका भी यही मानता था कि वानर शुरू से ही इंसानों से महान और बेहद बुद्धिमान हुआ करते थे। इसी दौरान राका को पता चलता है कि एक इंसानी लड़की नोआ का पीछा करते हुए वहाँ तक आ पहुँची है, तो राका नोआ के साथ निकल पड़ता है। अब रात बिताने के लिए वो दोनों एक जगह आग जलाकर बैठ जाते हैं। तभी वो लड़की भी वहाँ पर आ जाती है। राका उसे देखकर खाने के लिए सेब देता है। वो लड़की धीरे से आकर सेब खाने लगती है। अब ठंड होने की वजह से राका नोआ का कंबल उसे देने के लिए कहता है, तो नोआ उससे कहता है कि ये कंबल मेरे लिए बहुत ही खास है। तो राका उसे समझाता है कि इंसानों को ठंड लगती है, जिसके बाद नोआ उसे अपनी माँ का कंबल दे देता है। अगली सुबह वो तीनों ही अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। आगे जाने पर उनको जंगली इंसानों का एक झुंड दिखाई देता है। देखने पर ये इंसान बिल्कुल आदि मानव जैसा जीवन जी रहे होते हैं। इंसानों की इतनी बदतर हालत देखकर उस लड़की की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों उस लड़की को इंसानों के पास छोड़ देते हैं। तभी राका नोआ को सीजर के चिन्ह वाला लॉकेट देकर हमेशा सीजर की ही सीख पर चलने की सलाह देता है। तभी अचानक पता नहीं कहां से कमांडर सिल्वा अपने सैनिकों के साथ उन इंसानों पर हमला करके उनको बंदी बनाने लगता है। वो लड़की उससे बचने की बहुत कोशिश करती है। कमांडर सिल्वा के अत्याचारों को देखकर नोआ उस लड़की को बचाने के लिए उसे ढूंढने लगता है। तभी वो लड़की झाड़ियों से खड़ी होकर नोआ का नाम पुकारती है, जिससे नोआ कमांडर सिल्वा से पहले उस लड़की को पकड़ लेता है और राका को साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। और कमांडर सिल्वा ये सब देखता रह जाता है। वहीं एक जगह रुककर नोआ राका को बड़ी ही हैरानी से बताता है कि ये लड़की तो बोल सकती है, लेकिन राका उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी वो लड़की बोलती है कि मेरा नाम मैं है। ये सुनकर राका और नोआ उस लड़की को ऐसे देखते हैं जैसे इंसानों ने किसी चिंपांजी को बोलते हुए सुन लिया हो। उन दोनों का मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी वो नोआ को बताती है कि वो जानती है उसका कबीला इस समय कहाँ कैद है। उसी रात नोआ किसी तरीके से उस करंट वाली छड़ी को भी ठीक कर लेता है। अगली सुबह मैं उन दोनों को लेकर एक उफनती हुई नदी के किनारे पहुंच जाती है और लकड़ी के बने पुल से उसे पार करने लगती है। लेकिन तभी कमांडर सिल्वा अपने सैनिकों के साथ वहां आ धमकता है और उनको उसी पुल पर घेर लेता है। इसी हाथापाई के दौरान मैं पानी में गिर जाती है, लेकिन वो जाल को पकड़ लेती है। तभी राका उसे बचाने के चक्कर में खुद ही नदी के बहाव में फंस जाता है। यहाँ राका नोआ से कहता है कि साथ रहोगे तो जीतोगे। तभी कमांडर सिल्वा रस्सी को काट देता है और राका बहता हुआ पानी के आगोश में समा जाता है। इसके बाद कमांडर सिल्वा नोआ और मैं को पकड़कर समुद्री तट पर जंग लगे जहाजों पर बसे कैंप में ले आता है और नोआ को अलग अलग कबीले से लाए गए वानरों के पास छोड़ देता है। यहाँ हम देखते हैं कि वानर इंसानों द्वारा सदियों पहले बनाए गए परमाणु हमले से बचने के लिए बंकर के दरवाजों पर बारूद के कट्टे लगा रहे हैं। साथ ही समुद्र का पानी अंदर न आए उसके लिए बेड़ा भी बांध रहे होते हैं। तभी अचानक नोआ को उस भीड़ में सना मिल जाती है। इसके बाद उसकी नजर अपनी माँ पर जाती है और वो रोते हुए एक दूसरे को गले से लगा लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ मैं को एक कमरे में भेज दिया जाता है। यहाँ मैं उसके ही जैसे बोलने वाले एक आदमी से मिलती है जिसका नाम ट्रेवन होता है और ये वही इंसान है जिसने वो करंट वाली छड़ी बनाई थी। यहाँ ट्रेवन उस कबीले के सरदार प्रॉक्सिमस को इतिहास की किताबें पढ़कर सुनाया करता है। इन्हीं किताबों की वजह से उसको इंसानों के महान कार्यों का पता चलता था। तभी प्रॉक्सिमस सबके सामने आकर सीजर की शिक्षाओं का हवाला देते हुए बंकर के दरवाजे को खोलने के लिए दरवाजे को जंजीर से बांधकर वानरों से खिंचवाता है और फिर बारूद भी जलवा देता है, लेकिन दरवाजा टस से मस नहीं होता। इसके बाद प्रॉक्सिमस कल फिर से कोशिश करने की बात कहकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ मैं ट्रेवन से कहती है कि अगर प्रॉक्सिमस ने बंकर का दरवाजा खोल दिया तो उसको इंसानों की सारी टेक्नोलॉजी और हथियार मिल जाएंगे। फिर वो बचे कुचे इंसानों को भी खत्म करके अपना साम्राज्य स्थापित कर लेगा। ट्रेवन चिल्लाते हुए कहता है कि अब ये दुनिया वानरों की ही है और वो अपना साम्राज्य बना चुके हैं। तभी प्रॉक्सिमस नोआ और मैं को साथ खाने पर बुलाता है।
प्रॉक्सिमस कहता है कि किसी भी इल्यूजन को होने में हजारों सालों का समय लगता है, लेकिन अगर तुमको बंकर के अंदर की टेक्नोलॉजी मिल जाए तो मैं इस इवोल्यूशन को अपने जिंदा रहने तक कर सकता हूँ। फिर मैं भी इंसानों की तरह हवा, पानी और जमीन पर तेजी से चल और उड़ सकता हूँ। यहाँ प्रॉक्सिमस नोआ को समझाता है कि इस धरती पर इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान कोई और नहीं था, क्योंकि नोआ को अभी तक यही लगता था कि इंसान शुरू से ही बेवकूफ थे। अब वो नोआ को मैं का एक राज बताता है कि तुमसे मिलने से पहले मैं इंसानों के साथ ही थी। ये सुनकर नोआ चौंक जाता है, क्योंकि उसको लगा था कि मैं कभी इंसानी बस्ती में नहीं रही। अब प्रॉक्सिमस मैं से कहता है कि मुझे पता है तुम यहाँ उसी बंकर में जाने के लिए आई हो। इसके बाद वो उससे उसका प्लान पूछता है, लेकिन मैं उसे कुछ नहीं बताती। अब प्रॉक्सिमस नोआ से कहता है, तुम बहुत बुद्धिमान वानर हो, क्योंकि तुमने करंट वाली छड़ी खुद से ही ठीक कर ली, इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। अब मुझे ये बताओ, क्या मैंने तुम्हें बंकर में जाने का रास्ता बताया? नोआ को पहले से ही धोखा खाया हुआ महसूस हो रहा था, इसलिए वो कहता है कि उसने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर प्रॉक्सिमस नोआ को समझाता है कि इंसान भरोसे के लायक नहीं होते। ये लोग हमको फिर से पिंजरे में कैद करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बंकर के अंदर की टेक्नोलॉजी से मैं इन सबको खत्म करके वानरों का अखंड साम्राज्य स्थापित करूंगा। इसके बाद नोआ बाहर बैठे गरुड़ ईगल से कहता है कि वो प्रॉक्सिमस की कैद से अपने कबीले को निकाल नहीं पाएगा, और इतना कहकर वो दुखी होने लगता है। तभी अचानक उसकी नजर सीजर के चिन्ह पर जाती है, जिसे देखकर उसके अंदर वापस से कोशिश करने की भावना जाग उठती है। नोआ के मन को भांपता हुआ इस बार वो गरुड़ ईगल खुद ही उसके हाथ पर आकर बैठ जाता है। ये देखकर नोआ की माँ को अपने बेटे पर फख्र होने लगता है। अब रात को नोआ मे के पास आकर उससे कहता है कि तुमने शुरू से मुझसे झूठ बोला है, लेकिन मुझको सिर्फ इतना जानना है कि तुमको उस बंकर में क्या चाहिए। यहाँ मैं उसे बताती है कि उसे वहाँ रखी एक किताब चाहिए, जिससे इंसानों की बोलने की शक्ति वापस आ सके, क्योंकि पहले के समय में वानर बोलते नहीं थे। ठीक आज के इको की तरह वो आगे बताती है कि इंसानों के बनाए वायरस ने वानर को बुद्धिमान बनाया, मगर उसी वायरस ने इंसानों का वजूद मिटा दिया। इसके बाद मैं कहती है कि उसको बंकर में जाने का रास्ता पता है। अब नोआ सना और अनाया को पहाड़ी चढ़ने के लिए राजी करता है। यहाँ मैं सबसे पहले पानी को रोकने वाले बेड़े के नीचे बारूद बिछा देती है, लेकिन तभी ट्रेवन वहाँ आ जाता है और प्रॉक्सिमस को सब कुछ बताने के लिए जाने लगता है। मैं उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन जब वो नहीं मानता तो मैं उसका गला दबाकर उसे मार देती है, और फिर नोआ उसकी लाश को समुद्र में फेंक देता है। इसके बाद पहाड़ी के पीछे जाकर नोआ मे को अपनी पीठ पर बैठाकर ऊपर चढ़ जाता है। ऊपर बंकर में हवा पहुंचाने के लिए 3 बड़े एग्जॉस्ट लगे होते हैं, लेकिन समय के साथ साथ वो सभी नष्ट हो चुके थे। अब अपनी मशालें जलाकर वो बंकर के अंदर जाते हैं। मैं वहाँ की पावर को ऑन करके अपनी किताब को ढूंढने लगती है। तभी मैं को वहाँ हथियार और उसकी किताब दोनों मिल जाते हैं। दरअसल वो किताब सैटेलाइट सिस्टम को एक्टिवेट करने की चाबी होती है। इस बीच नोआ को एक पुरानी फोटो वाली किताब मिलती है, जिसने इंसानों को उसकी प्रजाति के बंदरों को पिंजरे में कैद कर रखा था। नोआ को अब तक लगता था पहले इंसान और वानर साथ मिलकर काम किया करते और रहते थे। अब ये तस्वीर देखकर उन तीनों को मैं पर शक होने लगता है। तभी मैं अंदर से बंकर का दरवाजा खोल देती है। ठीक उसी समय प्रॉक्सिमस नोआ के कबीले के साथ अंदर आकर सना को चाकू की नोक पर बंधक बना लेता है और नोआ से पूछता है कि मैंने बंकर के अंदर उसके खिलाफ क्या योजना बनाई है। नोआ के कोई जवाब न देने पर प्रॉक्सिमस सना को मारने का आदेश देता है, पर इससे पहले कि उसका सैनिक सना को मार पाता, इतने में मैं उसको गोली मार देती है, जिससे वो वहीं पर मर जाता है। गोली की आवाज से सभी वानर डर जाते हैं। अब प्रॉक्सिमस मैं से ऐसे और हथियारों के बारे में पूछता है और इसके बदले वो मैं को जाने देने की बात कहता है। अब हथियार प्रॉक्सिमस को ना मिले, इसलिए मैं पानी को रोकने वाले बेड़े को बारूद से उड़ा देती है, जिससे पानी बंकर के अंदर जाने लगता है, जिससे बचने के लिए सभी वानर बंकर के अंदर आ जाते हैं। नोआ अपने कबीले वालों को ऊपर चढ़ने को कहता है। तभी कमांडर सिल्वा नोआ के सामने आकर उससे लड़ने लगता है, लेकिन नोआ उससे बचता हुआ उसको पाइपों के बीच फंसाकर पानी में डूबकर मरने के लिए छोड़ देता है। उसके मरते ही नोआ वहाँ से निकल कर आता है, जहाँ से वो बंकर के अंदर घुसा था। उसका पूरा कबीला बच गया था। तभी प्रॉक्सिमस नोआ पर हमला करके उसको अधमरा कर देता है और उसके आगे घुटने टेकने को कहता है, लेकिन यहाँ नोआ अपनी पूरी ताकत समेटकर अपने कबीले का ईगल गीत गाना शुरू करता है, जिससे उसके कबीले वाले भी उसके साथ गाना गाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी ईगल्स प्रॉक्सिमस पर हमला करके उसको पहाड़ों के नीचे गिराकर उसका खेल खत्म कर देती हैं
और गरुड़ ईगल नोआ के हाथ पर आकर वापस से बैठ जाता है। वो सभी वापस आकर अपने घरों को फिर से बनाने लगते हैं। नोआ अपने पिता की तरह घोंसले को तैयार करता है। तभी मैं उससे मिलने आती है। वो नोआ से कहती है कि इंसानों को उनका हक और जगह वापस मिलनी चाहिए। तो नोआ उसको बताता है कि अगर सभी जगह इंसानों का हक था तो क्या वानर फिर से बेजुबान हो जाएं? क्योंकि राका के सीजर सिर्फ एक ही चीज चाहते थे कि वानर और इंसान साथ रहें। लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? उसकी बात मे को इमोशनल कर देती है, जिसके बाद वो नोआ को जान से मारने का अपना ख्याल मन से निकाल देती है। मे को लगता था कि नोआ बेहद ही बुद्धिमान है और अगर वो जिंदा रहा तो वो वानरों के साम्राज्य को कभी खत्म होने नहीं देगा। यहाँ नोआ सीजर के निशान वाले लॉकेट को मे को देकर कहता है कि ये बहुत ही खास है। मैं उस लॉकेट को लेकर वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो सीधा एक सैटेलाइट स्टेशन बेस पर आती है, जहाँ पहले से मौजूद इंसानों को उसके द्वारा लाई गई सैटेलाइट एक्टिवेशन डिस्क देती है। वो सभी को अपने सिस्टम में लगाकर सिग्नल को भेजने के लिए उस डिस्क को एक्टिवेट कर देती है, जिससे वो बाकी सभी जगह जिंदा बचे लोगों से संपर्क करने में कामयाब हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ वो जानते थे कि इंसानों के हक को अगर वापस दिलाना है तो पहले इंसानों को इकट्ठा करना होगा। और इसी के साथ ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथ ही अगर आपको हमारा ये काम पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना। हम फिर मिलेंगे एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।